हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी परमाणु क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, अणु क्या है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है रासायनिक सूत्र लिखते समय, परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी क्या है। इन सब के बारे में आपने पढ़ा और थोड़ा सा बेसिक, थोड़ी सी मूल जानकारी आपने प्राप्त करी परमाणु के बारे में और परमाणु से जुड़ी हुई और भी चीजों के बारे में। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वह है परमाणु का द्रव्यमान, यानी एटम का मास कैसे निकालते हैं, यानी एटॉमिक मास। हम कैसे बताएंगे कि कौन सा परमाणु अधिक भारी होता है, कौन सा परमाणु हल्का होता है। तो इसको समझने के लिए हमने एटॉमिक मास निकाला, यानी परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला। कैसे निकाला अब वही समझते हैं। परमाणु द्रव्यमान या एक परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। देखिए, परमाणु आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत भारी एक सूक्ष्मदर्शी लाना होगा, माइक्रोस्कोप लाना होगा, तब आप परमाणु को देख पाते हैं। जो चीज आपकी आंखों से नहीं दिख पा रही है उसका जो द्रव्यमान है वो तो बहुत छोटा होगा। तो एटम का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। तो इतना छोटा द्रव्यमान को निकालने का तरीका क्या होगा? तो आज हमारे पास परमाणु द्रव्यमान को काफी सटीकता से निर्धारित करने के लिए सफोस्टिकेटेड तकनीक है, यानी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास जो टेक्निक है वो सब है। और द्रव्यमान, इसको स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक हमारे पास टेक्निक है जिससे हम क्या निकालते हैं, परमाणुओं के द्रव्यमान यानी मास निकालते हैं। आगे हम बात करें तो, लेकिन 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, 19th सेंचुरी की। वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक संस्थानों साधनों द्वारा एक परमाणु के द्रव्यमान को दूसरे की अपेक्षा में निर्धारित कर सकते थे। तो क्या होता था ये होता था हमारा, जैसे उस टाइम जो हमारे पास प्रायोगिक साधन थे, यानी एक्सपेरिमेंटल जो भी हमारे पास मीन्स थे, तो हम क्या करते थे, हम रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट हमने यूज करा। यानी एक परमाणु के आधार पर हम दूसरे जो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकाला करते थे। जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्के परमाणु होने के नाते मान्य मनमाने रूप से एक किसी भी इकाई के बिना द्रव्यमान आवंटित किया गया था और अन्य तत्वों के इसके सापेक्ष द्रव्यमान आवंटित किया गया था। अब समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो माप का जो सिस्टम है ना, जो मापने का तरीका है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि कोई एक वस्तु 1 kg है, तो हमने एक मास रखा है ना, हमने एक मास रखा हुआ है और उसको हमने बोला कि यह मास जो है, इस मास या जो भी ये हमारा द्रव्यमान है, इसको हम 1 kg मानेंगे और इसी द्रव्यमान के आधार पर हम बाकी वस्तुओं का द्रव्यमान निकालेंगे। यानी अगर वो 1 kg से इससे कितना कम है, कितना अधिक है, तो हम उससे उसका द्रव्यमान निकालते हैं, क्योंकि मास जो है, जो हम द्रव्यमान निकालते हैं, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं? वो जो है वह दूस अब सपेक्षा निर्धारित करता है, ये एक के समान दूसरे की तुलनात्मक में एक चलता है। जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस, आपने उतनी ही डिस्टेंस को 1 किलोमीटर क्यों कहा, 2 किलोमीटर वाली डिस्टेंस को 1 किलोमीटर क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये हमने एक स्टैंडर्ड दूरी बोल दिया और उसको बोल दिया कि यह 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आप समझिए, जब हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, तो हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन को बोला कि हाइड्रोजन सबसे हल्का एक जो है परमाणु है। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो सबसे हल्के होते हैं, तो हमने हाइड्रोजन का परमाणु लिया और उसको हमने एक इकाई माना लिया। यानी हमने उसको बिना किसी यूनिट के, बिना किसी के रूप कुछ भी, हमने उसको एक मान लिया। अगर कोई दूसरा तत्व का जो परमाणु है वह हाइड्रोजन के परमाणुओं के 3 गुना है, यानी 3 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगेगा उसको मापने के लिए, तो हमने बोल दिया कि वह 3 यूनिट मास है उसमें, क्योंकि हमने 1 यूनिट मास या 1 यूनिट द्रव्यमान किसका माना हुआ है, हाइड्रोजन का माना हुआ है। तो यह 19वीं शताब्दी का सिस्टम था। हालांकि वर्तमान परमाणु द्रव्यमान प्रणाली कार्बन 12 के आधार पर आधारित है। तो आज के समय
यह जो सिस्टम किस पे काम कर रहा है, यह जो प्रणाली है ये किसके ऊपर काम कर रही है, कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्या है इसको भी समझते हैं। और इस पर 1961 में सहमति हुई थी। इस प्रणाली में कार्बन को ठीक 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई का द्रव्यमान आवंटित किया गया है और सभी अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान इस मानक के इस अपेक्षा में दिए गए हैं। अब इसको समझिए, जो C12 है यानी मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन के जो मास को, जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है उसको हमने एक मान लिया और इस एटॉमिक मास यूनिट का हमने वजन करा, राइट। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई वह द्रव्यमान है जो ठीक ठीक एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, वह कार्बन C12 कार्बन के 1/12वां हिस्सा है। यानी जो C12 कार्बन है उसके अगर आप 12 हिस्से करो तो उस 1/12वें हिस्से को हमने क्या माना, एक एटॉमिक यूनिट माना। तो एक एटॉमिक यूनिट कितना वजनी है, 1.66056 10 की पावर -12 ग्राम। अब ये जो यहाँ पर फैक्ट या यूनिट आई है ना, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके का जो क्वेश्चन है उसमें आएगा और ये वाली जो लाइन है ये जो है ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। इनको आप नोट करके रख लीजिए अपने पास। आगे बढ़ते हैं। आज एटॉमिक मास यूनिट को यू द्वारा बदल दिया गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एएमयू नहीं लिखते, एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिखते, अब हम सिंपली यू लिखते हैं। और जो हमारे तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन को हमने 1 कर दिया, कार्बन को हमने 12 कर दिया, नाइट्रोजन को हमने 12 कर दिया, तो ये इनके द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है। तो जो आज की जो टेबल है, जो आज की जो पीरियोडिक टेबल है, वह एटॉमिक मास के द्वारा लिखी गई है। तो यानी हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी बढ़ते इधर इधर एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। तो यानी हमने जो अपनी आज की पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बनाई है, एटॉमिक मास पे यानी परमाणु द्रव्यमान पे बनाई है। ऑक्सीजन का 16 हो गया, क्लोरीन का 17.5 हो गया, कैल्शियम का 40 हो गया, ये आप याद रखेंगे। अब आता है हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान यानी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अधिकांश तत्व प्राकृतिक में आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं। तो आइसोटोप मतलब होता है, अब समझिए आइसोटोप क्या होता है। एक विशेष तत्व के आइसोटोप अपने परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ समक्ष सापेक्ष अनुपात में भी भिन्न होते हैं। यानी जो आइसोटोप होता है किसी भी तत्व का, वह अपने जो एटॉमिक मास है उससे डिफर करेगा, यानी वह उससे अलग होगा। इसलिए एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान की रिपोर्ट करने के लिए हमें गठन करने वाले तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान और उनके अपेक्षा अनुपात उपस्थिति का भी ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, ये आइसोटोप वाला कॉन्सेप्ट समझिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ये इनका एटॉमिक नंबर है 1 2, है ना। और ये हो गया इसका एटॉमिक मास। एक मिनट, इसका जो एटॉमिक मास मैं लिख देता हूँ। इसका एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक मास है, एक होता है हमारा हैवी वाटर। अभी हम इसको आगे थोड़ा और समझते हैं। पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो अब हम एटॉमिक मास या जो परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं, अब सिर्फ हम इस बात से नहीं निकालेंगे कि वह परमाणु का कितना द्रव्यमान है। हम उसमें देखेंगे कि वह जो परमाणु बना है, जिन तत्वों से वह परमाणु बना है, वह तत्व, वह जो जो वो तत्व हैं उसके अंदर कितने हैं और उनका कितना वजन है, उसके आधार पर निकलेगा। उदाहरण के तौर पे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक हो गया हमारे पास क्लोरीन 1, ये आपने हो गया क्लोरीन 17, 17, 35, 37। ये 17 क्या है, क्लोरीन का जो पीरियोडिक टेबल में नंबर है, एटॉमिक नंबर, हमने लिखा 17। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है 33 और 37 और 35, ये इनका जो है एटॉमिक मास है। यानी क्लोरीन अपने 2 आइसोटोप्स में मिलता है। और आइसोटोप्स का क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स हमारे ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है।
यानी उनका परमाणुक संख्या सेम रहेगी, परमाणुक द्रव्यमान में अंतर रहेगा। जैसे क्लोरीन का 35 हो गया, 37 हो गया। जो नेचर में क्या मिलेंगे, 35 वाले तीन मिलेंगे और 35 वाले 3 मिलेंगे और 37 वाला 1 मिलेगा। इस तरीके से ये हमें प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। तो इससे हमने क्लोरीन का एक औसत जो है परमाणु द्रव्यमान निकाला। तो 35 वाले कितने मिल रहे हैं हमें, 3। एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है औसत का, 37 वाला हमें मिला 1 और टोटल कितने मिले, 4। तो इसका आप औसत निकालेंगे 35.5। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का 16, 17, 18 ये ऑक्सीजन के हमारे आइसोटोप हैं। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, अब हमें पता चलेगा कि ये कितने कितने हिस्से में मिलते हैं, यानी जो अबेंडेंस है। अब देखिए, जो पहला वाला मिल रहा है वह इस फॉर्म में मिल रहा है, दूसरा वाला इतने फॉर्म में मिल रहा है और तीसरा वाला इतना फॉर्म में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन का O816, यानी पहला आइसोटोप हमें सबसे ज्यादा मिलता है 99.76%। दूसरा हमें मिला 0.004%। तीसरा हमें मिला 0.20%। अब इनके एटॉमिक द्रव्यमान, जो आपके द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, उससे इनकी गुणा करेंगे और उसके बाद इन नीचे का पूरा टोटल 100 करके निकाल देंगे, जिससे हमारा 16 EMU आया। क्योंकि यह सबसे ज्यादा था तो जाहिर सी बात है इसी का एटॉमिक मास निकल के आना था, औसतन परमाणु द्रव्यमान। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो कार्बन 12 के आधार पर रखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6 और बेरिलियम का 9। ध्यान से देखिए, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, मैंने आपको बताया कार्बन C12 के 12वें हिस्से का एक हिस्से को हम मानेंगे और उसके आधार पर हम इनके वजन की या द्रव्यमान का मापदंड करेंगे। तो उस आधार पर ये जो निकल के आ रहा है यह इनका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये आपको याद रखने हैं सब। ये जो आपको यहाँ पर टेबल दिख रही है बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियोन की, तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि बोरॉन को 5, 10, 6, 12, 7, 15, 8, 16, 9, 19, नियोन, ऑक्सीजन, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये हो गया हमारा सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का। तो ये जो टेबल है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, 20 तक आपको याद होनी चाहिए। तो ये टेबल आप लिख लेंगे। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर मास पे। अणु भार, अणु का भार क्या होता है। किसी भी पदार्थ का अणु भार उस पदार्थ के एक अणु से सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग्य होता है। यानी मॉलिक्यूलर मास समझिए, मैं HCl की बात कर रहा हूं तो HCl का H का अपना एक मास होगा, द्रव्यमान होगा, Cl का अपना द्रव्यमान होगा। इन दोनों का द्रव्यमान बनके हमारा जो HCl का अणु है इसका द्रव्यमान बनेगा। वहीं अगर मैं वाटर की बात करूं H2O, दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान बनके इस पूरे अणु का द्रव्यमान यानी H2O का द्रव्यमान बनेगा, राइट। यही आपको समझना है। एक अणु का अपेक्षा भार होता है और जो परमाणु भार कई इकाई में व्यक्त किया जाता है। HNO3 में हमने कैसे निकाला, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, क्योंकि ये सब एक एक संख्या में। और ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3, गुणा में 3 कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो 14 और 1 15, 16 तिया 48, 8 5 13, 63 AMU। इस तरीके से आपको ये निकालने आने चाहिए। वहीं मैं बात करूं H2O की, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस तरीके से लिख लीजिए, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो हाइड्रोजन में 1 × 2 + 16, तो 17, 18 एटॉमिक मास यूनिट।
ये हमारे एक अणु, पानी के एक अणु का वजन हो गया, द्रव्यमान हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ग्लूकोज का निकालेंगे। देखिए C6H12O6, कार्बन का कितना होता है 12, 6 गुणा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं टोटल? देखिए कार्बन का कितना होता है 12, कितने हैं 6। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हैं 12। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने हैं 6। तो अब देखिए 12, 12 छिंग 72, 12, 16 छक्के 96, 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11 और 17 18, 18 180 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका हो गया? C6H12O6 का। ये आप निकाल लेंगे। अब आता है मूल। देखिए हमने क्या क्या समझ लिया? हमने एटॉमिक मास यूनिट समझ लिया, अब हम मूल समझेंगे। मूल क्या होता है? फिर हमारा ऐसे ही दूसरा जो चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। मोल को समझते हैं। मोल रासायनिक की गणना इकाई होती है। यह 6.022 इंटू 10 की पावर 2 3 संख्या के बराबर होती है। यानी एक मोल जो होता है वह एक काउंटिंग है, एक गणना है इकाई की, और वह गणना कितनी है? 6.022 इंटू 2 की पावर 3। और इसको हम एवागाड्रो नंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवागाड्रो नंबर। ये नंबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ये जो संख्या है इज जस्ट लाइक अ डजन 12, जैसे हमने C12 के बारे में बात कर रहे थे उसी की तरह। किसी भी प्रजाति यानी जैसे कि परमाणु, अणु, आयन या कण की हम बात कर रहे हैं का एक मोल वह मात्र होती है जिसकी संख्या में मास उसके परमाणु या आणुविक मास के ग्राम के बराबर होता है। समझिए, अगर मैं एक मोल बात कर रहा हूँ, एक मोल एटम की, परमाणु की बात कर रहा हूँ, एक मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मोल अणु की बात कर रहा हूँ, एक मोल आयन की बात कर रहा हूँ, एक मोल किसी भी कण की बात कर रहा हूँ, वह क्या है? वह उसके मास है, नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो जो भी उसका मास निकल के आ रहा है वह उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास में जो ग्राम के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं एक मोल। सो किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों, तो एक मोल में कितने कण उपस्थित होते हैं उस पदार्थ में? मैं बात करूं एक मोल ऑक्सीजन, तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 2 3 जो कण हैं वो उपस्थित होंगे। इस संख्या को एवोगाड्रो, मैंने बताया था एवोगाड्रो की संख्या जो है स्थानांक स्थिरांक या एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं, जिसको NO के द्वारा, याद रखिएगा, एवोगाड्रो को N0 के द्वारा बताया जाता है। N0 इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। किसी पदार्थ का के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है ग्राम में। तो यानी एक द मास ऑफ 1 मोल, तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल का जो मास होता है वह उसके रिलेटिव सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के मास के बराबर या अणु द्रव्यमान के मास के बराबर होगा ग्राम में, याद रखिएगा ग्राम में। तो हाइड्रोजन का AMU कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन अणुओं के द्रव्यमान में 1 ग्राम यानी हाइड्रोजन 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान का 1 ग्राम है। हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? अब देखिए ये हाइड्रोजन, देखिए इसका मतलब यह है कि 1 मोल हाइड्रोजन में का द्रव्यमान क्या है? 1 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? 1 ग्राम। एक हाइड्रोजन का क्या होगा? तो 1 मोल कितना था? 6.02222 इतना 10⁻23, तो 1/6.022। अब ये जो 10 की पावर है माइनस चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 23 ग्राम। एक हाइड्रोजन की बात करो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। वहीं हाइड्रोजन का आणविक, अब ये बात करें आणविक जो द्रव्यमान होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो उसके जो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है
उसका क्या मास होता है, तो 1 इंटू 2 AMU। तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 ग्राम हो गया। तो H2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 2 ग्राम। यानी इतना संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो कितने कितने थे इसमें, 2। 2 से इसको नीचे भाग कर दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर आपका आ गया। अब मोल, मोल क्या होता है, मोल समझ लीजिए। मोल ये होता है हमारा दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, यानी गिवन मास इन ग्राम। और जो हमारा होता है ग्राम एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास निकाल रहे थे आप, वो किस में, ग्राम में। तो इसको हम बोलते हैं मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। जैसे 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल है, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल है, तो हमें कितना वजन दे दिया, 52। अब हीलियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का बाहर कितना है, AMU कितना होता है, 4, 13 मोल। यानी 50 ग्राम हीलियम में 13 मोल है। अब इसमें पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ एटॉम्स हैं, तो 13 को आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे हीलियम में। आगे बढ़ते हैं। अब 12.02223, अब मैंने बताया तो मल्टीप्लाई करेंगे, हीलियम के परमाणु कितने मोल हैं। तो अब देखिए इतने परमाणु कितने मोल हैं, तो आपको पता है कि एवोगाड्रो का एक नंबर 1 मोल होता है, तो आप इसको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये से 2 बार कटेगा, तो यानी 2 मोल निकल आएंगे। तो इतने ग्राम में या इतने ग्राम में अगर आप बात करें, इतने में कितना है, इतना जो आपका हीलियम के परमाणु है उसका वजन कितना है, 2 ग्राम, और उसके कितने मोल हैं, 2 मोल। आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न आ गया 500 जो 40 ग्राम ग्लूकोज है, 540 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 निकालिए। कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अच्छा, 12 छिंग 72, 12 और 16 छिक्के 96, ये हमने निकाल चुके हैं। 6 2 8 2 10 9 1 180, 180 से कर दीजिए, 18 3 54, 3 मोल। कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। ये बहुत आसान सा सवाल था, इसको आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन है, ऐसे देख लीजिए, 3 मोल होंगे। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल दिया हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन अ इतने मॉलिक्यूल, तो अब इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ये आप निकाल लीजिए। इसका सिंपल फॉर्मूला निकल जाएगा कि नाइट्रोजन के कितने हैं, इसके कितने हैं, देखिए NH4 का होल ट्वाइस 2, यानी नाइट्रोजन के 2 हैं, N के 2 हो गए। एटोमिसिटी बतानी है, हाइड्रोजन के 4 हैं और 2 से गुणा कर दो, 8 हो गए। सल्फर के कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन के कितना हो गया, 4। 8 2 10 और 11 और 4 15, तो इसके कितने हो गए, 15 इसके अंदर एटम्स हैं। तो यानी एक मॉलिक्यूल जो है N2H8SO4 यानी NHO4 का होल ट्वाइस, और SO4 जो है इसके अंदर कितना है। तो ये कैसे बना, ये आपको मैं समझा देता हूँ ये कैसे बना। NH4 में मैंने आपको बताया था नेगेटिव लगता है, और SO4 में 2 नेगेटिव लगता है, तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। बना दो, ये पॉजिटिव है, अमोनिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बस ये आप इससे करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार चला जाएगा, तो आपका ये बन गया। वेरी गुड। अब आता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है। यौगिक का प्रतिशत संगठन उसके 100 भागों के द्वारा द्रव्यमान में प्रत्येक घटक तत्वों के सापेक्ष द्रव्यमान होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट, अगर हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज रिलेटिव मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट्स मास। तो अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो उसके 100 पार्ट्स कर लो और उसका एक हिस्सा कर लो, यानी प्रतिशत बात कर रहे हो। प्रतिशत का मतलब होता है
एकवा हिस्सा, 100 हिस्से आपने करे, उसका एकवा हिस्सा जो हमें उसको प्रतिशत बोलते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का प्रतिशत संगठन की गणना करना है, क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट कितना हो गया? सोडियम क्या हो गया? 23, 2 है Na2SO4, तो ये आपने निकाल दिया 106 AMU, और 106 AMU आपने रख दिया सोडियम। अब आपको बताना था, देखिए ध्यान से देखिए, Na2CO3 है आपके पास, Na2CO3, Na2CO3, आपने इसका वजन निकाल लिया सबका 106। अब आपको बताना है कि इस पूरे वजन में सोडियम का वजन कितना प्रतिशत है, सोडियम का द्रव्यमान कितना है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, सोडियम कितना है? 2, और सोडियम होता है कितना है? 23, 23 दूनी 46, 46 बटे 106 गुणा 100। तो जब आप इसको प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दीजिए सिंपली 100 से। तो जब आप इसको निकालेंगे तो 43.4% जो है इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, वहीं कार्बन की बात करें। अब कितना था? 106 Na2CO3, कार्बन 1 है और कार्बन का वजन कितना होता है? 12, 12 गुणा 100। अब आप इसको जो है भाग कर सकते हैं, भाग करके इसका कितना आएगा? 11.32%। वहीं बात करें ऑक्सीजन की, अगेन Na2CO3, दोबारा देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 16 होता है, गुणा 3, 16 तिया 48, 48.16 गुणा 100, 45.28%। यहां तक आप समझ गए? अब आता है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? अनुभवात्मक और अणु सूत्र। यह सूत्र जो एक यौगिक और सरलता पूर्णक अनुपात देता है जो एक अणु से उपस्थित विभिन्न तत्वों और परमाणुओं का होता है, अनुभवात्मक सूत्र कहलाता है। अब इसको हम समझा देंगे, ये तो अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो। जबकि एक यौगिक सूत्र एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु को वास्तविक अनुपात देता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर अणु सूत्र में आपको बताया जाएगा कि कितने एटम, कितने परमाणु कितनी संख्या में है। लेकिन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, अनुभवात्मक सूत्र होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर उसमें जो है रेशियो में लिख देते हैं, यानी उसको और सरलता पूर्णांक में दे देते हैं, यानी उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये सब 6 से कट जाएंगे, तो 6 से 6 एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये एक बार कट गया, तो हम इसको CH2CO लिख देते हैं, ये O है, CH2O लिख देते हैं। बट ये हमारा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसको हमने काट के लिख दिया, लेकिन जो सही फॉर्मूला जो था वो हमारा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें H2O2 की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो हम इसको सिंपली HO लिख सकते हैं। यह इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, यह इसका मॉलिक्यूलर अणु सूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपको ये जो यहाँ पर दिया हुआ है N, ये आप इससे याद रखेंगे। देखिए, अगर कोई सेम नंबर है, आप रेशियो में तब काटते हैं, अनुपात में तब बना सकते हैं उसे जब दोनों उसी संख्या से विभाजित हों। तो अणु सूत्र में n की गुणा करेंगे अनुभावी सूत्र में, तो तब हमें अणु सूत्र मिलता है। यही अणु सूत्र में अगर हम n से भाग कर दें तो हमें अनुभावी सूत्र मिल जाएगा। यह n क्या है? यह समान अनुपात है जिससे वह विभाजित हो सकता है और वह उससे मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी गुणा हो सकता है। जहां n कोई पूर्णांक होता है जो 1, 2, 3 के आदि हो सकता है, जैसे वहां पर 6 था और उसके बाद 2 था। n अणु द्रव्यमान, अतः n आपको निकालना है, तो n निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास लिखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास लिखना है तो आपको n पता चल जाएगा, और द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान में 2 की आपको करेंगे तो वेपर डेंसिटी पता चल जाएगा। अब बात आती है इफ कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम बात करें, यदि यौगिक का अनुभविक सूत्र C2H4O का अनुभार 88 AMU हो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास दे रखा है 88 AMU, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी फाउंड एज, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? तो अब बताइए, ये आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे दिया, क्या है? अनुभाविक सूत्र C2H4O और उसका अनुभार मॉलिक्यूलर मास दे दिया 88,
कैसे निकालेंगे? तो निकालने का एक तरीका था, हमने आपको बताया था n, मॉलिक्यूलर मास कितना है 8, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था हमारा? C2H4O। कार्बन 2 हैं तो 12 दूनी 24, सीधा लिखेंगे हम। 4 और 16, 16 4 20 और 4 20 और 4 24 और 20 44, तो 88 गुणा 44, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो मैंने बताया था अणु सूत्र इंटू 2 अनुभाविती सूत्र, यानी C4H8O2 की बात कर रहे थे ये। तो इस तरीके से आप ये सब हमारे जो है सॉल्यूशंस कर लेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा वो हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है वह समाप्त हुआ। आने वाले जो कक्षाएं हैं उसमें हम अपने अगले चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।